हाय गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी बहुत हार्दिक पांड्या के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि अभी भी कोई जो ट्रेड टॉक्स हैं वो मतलब कंफर्म नहीं हुई हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मे बी अगर मुंबई इंडियंस उन्हें रिलीज करती है जिसके चांसेस हैं तो वो ऑक्शन में भी आ सकते हैं। तो वहां से भी हमारे चांसेस बन सकते हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि देखो चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जिसको जरूरत है एक ऐसे प्लेयर की जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल सके और बॉलिंग भी कर सके जिस तरीके से हार्दिक पांड्या करते हैं। और वो अगर मिल जाते तो भाई उनसे बेस्ट क्या ही हो सकता है। हालांकि थोड़े बहुत ईगो क्लैशेस का डर है मुझे, लेकिन होपफुली अगर वो चेन्नई में आएंगे तो धोनी अगर रहेंगे आसपास तो वो ये सारी चीजें शांत कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई थोड़े बहुत चांसेस तो हैं हार्दिक पांड्या के ऑक्शन में आने के लिए, लेकिन उनको ऑक्शन में खरीदने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी पर्स चाहिए। तो क्या प्लान हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स का, उसके बारे में थोड़ी सी मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर आप अच्छे से देखेंगे, अगर थरली इसको मतलब एग्जामिन करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि भाई हाँ है थोड़े से चांसेस, तो उसको हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं बात करना चाहता हूँ जो भी मतलब इस समय चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि भाई बेन स्टोक्स मतलब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो सीएसके फैंस चाह रहे हैं कि भाई यार चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें टारगेट करे अगले ऑक्शन में और उन्हें अपनी टीम में शामिल करे, जो कि मतलब यही रोल प्ले करते हैं ऑलराउंडर का, जैसे कि अगर आपको सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊं, जिसको चेन्नई सुपर किंग्स की जरूरत भी है। लेकिन क्या मतलब ये हमारे लिए सही प्लान होगा या फिर नहीं, चलिए सबसे पहले हम उसी से शुरू कर लेते हैं। तो देखो बिल्कुल विदाउट अ डाउट अगर हम लोग बेन स्टोक्स को एज अ प्लेयर देखें, मतलब एज अ रेपुटेशन या फिर स्टैचर जो उनका देखें क्रिकेट वर्ल्ड में, तो भाई बहुत बड़ा है, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको फिर से एक बार अच्छे से सोचेंगे तो क्या फिर से हम लोग वही पुरानी घिसी पीटी स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रहे कि भाई नाम का, अगर नाम सिर्फ हम लोग फॉलो कर रहे हैं कुछ उस तरीके की स्ट्रैटेजी, जैसे कि हमने पिछले कुछ सीजन्स में गलतियां करी जो कि हमने देखा है कि भाई काम नहीं आया हमारे लिए। नो डाउट बेन स्टोक्स बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, बहुत ही ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं, बोलने को तो बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हो। लेकिन टी20 में पिछले कुछ सालों से उन्होंने क्या किया है आप उसको भी मतलब अकाउंट में रखेंगे, उसके बाद ये डिसीजन मतलब ये डिसाइड करेंगे भाई क्या उन्हें अपनी टीम में शामिल करना है या फिर नहीं। तो भाई अगर आप इन सारी चीजों को अच्छे से इवेल्युएट करते तो भाई मेरे हिसाब से इतना भी अच्छा मूव नहीं होगा जितना लोग बताने में लगे हुए हैं। देखो अगर वो 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ के आसपास मिल जाते हैं तब भी हम लोग वो नुकसान सह सकते हैं। लेकिन देखो मुझे लगता है, जहां तक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि भाई अब वो टी20 में मतलब इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं। वही हाल आईपीएल में भी है। तो देखो ये मतलब सारी चीजें हैं, सारी टीमें ये देख रहे हैं, लेकिन जो उनका नाम है उसकी वजह से जो उनका प्राइस है वो काफी ऊपर चला जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि भाई नाम उनका बिकेगा, परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से वो नहीं है। तो क्या उनके पीछे जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन माय ओपिनियन नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो ऑलरेडी जेमी वर्टन है, डियान फॉरेस्टर भी आपके पास है। अगर आप उनको अच्छे से ग्रूम क्या करते हैं, वो तो हालांकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि फ्लेमिंग की पता नहीं कौन सी उनसे दुश्मनी है कि भाई अभी टीएसके में उन्हें नहीं खिला रहे हैं, फिर सड्डी प्लेयर्स को खिला रहे हैं। तो भाई देखो उनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, अगर उनको ही हम लोग अच्छे तरीके से डेवलप होने देते हैं और अगले सीजन उनको रिटेन करते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई क्या उनको रिटेन करेंगे या फिर नहीं। लेकिन अगर रिटेन करते हैं तो भाई मेरे हिसाब से उनको ही हम लोग मतलब इस प्लेस पे खिला सकते हैं। वैसे तो अगर हम लोग देखें तो भाई ओवरसीज प्लेयर्स की जगह ही नहीं बनती है। सबसे पहले तो डिवॉल्ट ब्रेविस हो गए, फिर आपके जिमी वर्टन हो गए, नूर अहमद हो गए, नेथन रिलिस अगले साल वापस आ जाएंगे। तो एक ओवरसीज फिट करना ही काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे पता है बहुत सारे फैंस के मन में ये सवाल है कि भाई यार बेन स्टोक्स को तो प्लीज टारगेट करना ही चाहिए, जरूर टारगेट करना चाहिए। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं बेन स्टोक्स को लेकर। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। फिर जैसे कि मैंने एक शुरुआत में बात करी थी हार्दिक पांड्या को लेकर कि भाई अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो सीएसके की नजरें डेफिनेटली उनके ऊपर रहने वाली हैं। लेकिन उनको एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी पर्स चाहिए, क्योंकि 15-20 करोड़ तो उनके कहीं नहीं गए क्योंकि मिनी ऑक्शन है। तो भाई इतना तो मुझे लगता है कि भाई लगने ही वाला है उनके ऊपर अगर वो ऑक्शन में आते हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो। तो उसको हम लोग कैसे मतलब इतनी बड़ी पर्स खाली करेंगे। तो देखो जब ये मान लो ये पता चलता है चेन्नई सुपर किंग्स को कि भाई वो ट्रेड नहीं हो रहे हैं, वो रिलीज होने वाले हैं और ऑक्शन में आने वाले हैं, तो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स का एक प्लान हो सकता है
कार्तिक शर्मा, प्रशांत वेद दोनों में से कोई एक डेफिनेटली तब रिलीज होगा क्योंकि 14 करोड़ ये लोग अकेले ही खाली करके जाएंगे और हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ये कदम 100% उठाएगी। तो यही मेरा कहना था कि भाई अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि भाई हार्दिक पांड्या ऑक्शन में आते हैं तो डेफिनेटली चेन्नई सुपर किंग्स ये बड़ा कदम उठाने वाली है, आप ये मान के चलिए। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता कि भाई अगर हार्दिक पांड्या को शामिल भी करना है अपनी टीम में तो प्लान क्या हो सकता है, इसीलिए मैंने आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करी हैं। फिर थोड़ी सी बात हम लोग और कर लेते हैं हमारे संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे के बारे में। शिवम दुबे को पता नहीं क्या हो जाता है, इसकी हम लोग तो बहुत बारी बातें कर चुके हैं कि भाई जब इंडिया टीम के लिए खेलते तो ये अगर चेन्नई सुपर किंग्स लिए खेलते हैं तो वो कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी रहती है। और मतलब कोई न्यूज़ तो नहीं है इनके बारे में, लेकिन मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कभी-कभी। हालांकि खुश भी होता हूँ कि भाई इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहा है, लगातार खेल रहा है, लेकिन वही परफॉर्मेंस जब निकल के नहीं आती है सीएसके के लिए तो भाई थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो आप बताइए, मतलब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था फैन टू फैन, मतलब मैं एक्सपीरियंस करना चाहता कि भाई आप इस बारे में क्या सोचते हैं। फिर ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन की बात कर लेते तो भाई अभी जो हमारे क्या नाम है इंडिया टीम के सपोर्ट स्टाफ है, सितांशु कोटक ने शायद बात करी थी कि देखो हाँ हम लोग डेफिनेटली वैभव सूर्यवंशी को मॉनिटर कर रहे हैं, डेफिनेटली वो रेडी है खेलने के लिए, लेकिन क्या हम लोग उसके लिए संजू सैमसन को ड्रॉप करते हैं। मतलब और किसी का नाम नहीं आया है, संजू सैमसन का ही नाम आया है। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम लोग को ड्रॉप करके हम सूर्यवंशी को लाने वाले हैं, मतलब नाम उन्हीं का आया है कि भाई अगर कभी फ्यूचर में ऐसा होता है तो संजू सैमसन ही जो है वो टॉप पे रहेंगे। तो भाई संजू सैमसन को बहुत ही जल्दी रन बनाना होगा, वरना फिर ये जिस तरीके से ऑपरेट करती है ये टीम इंडिया, मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द पत्ता कट सकता है। सारा भूल जाएंगे कि भाई आपने वर्ल्ड कप में क्या किया था, ये वो है। तो भाई संजू को डेफिनेटली रन्स बनाने होंगे, ये ऐसे काम नहीं चलेगा जिस तरीके से वो आउट हुए। तो ये मतलब खतरे की घंटी है मेरे हिसाब से, क्योंकि नाम उनका डायरेक्टली आया है। फिर वही बात ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में भी है, इनके बारे में डेफिनेटली एक अच्छे से बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा। जब मैं फ्लेमिंग की बात करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि भाई इनके साथ चल क्या रहा है, क्या इतना हमें भरोसा दिखाना चाहिए इनके ऊपर, बहुत सारी चीजें, सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये मैं आपको एक हिसाब से टीजर दे रहा था कि भाई क्या आने वाला है फ्यूचर में, और बहुत सारी चीजें आएंगी जैसे कि भाई रिलीजेस, रिटेंशंस, टारगेट्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सीएसके फैंस के साथ शेयर करिए कि भाई ऐसा कोई है जो सीएसके के बारे में वीडियो बना रहा है। तो प्लीज ये सारी चीजें करिए, हमारा चैनल और आगे बढ़ाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।